नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम राहुल उर्फ मोहम्मद राहिल, सौरभ खुराना उर्फ अब्दुल अहमद और मोहम्मद मुसीर हैं। आरोप है कि इन लोगों ने 5 का धर्म परिवर्तन कराया है। मसूरी थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात हुई। यहां बदमाशों ने अंशुल मशीनरी उद्योग नाम की कंपनी पर धावा बोल दिया। गार्ड को बंधक बनाकर इन लोगों ने लूटपाट की। कंपनी मालिक का कहना है कि लूट में तकरीबन 50 लाख की कीमत का माल गया है। पुलिस कह रही है कि 8 से 10 लाख रुपए की कीमत का माल ही गया है। बीती रात मसूरी थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड औद्योगिक क्षेत्र में अंशुल मशीनरी उद्योग में बदमाशों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि यहां से बदमाश लाखों रुपए का माल लूट कर ले गए। घटना की जानकारी देते हुए कंपनी के संचालक ने बताया कि सुबह 6:30 बजे डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई थी। इनका कहना है कि 2 से 3 हथियारबंद बदमाश कंपनी में आए, जिन्होंने गार्ड को बंधक बना लिया और 50 लाख रुपए कीमत का सामान लूट कर ले गए। लूट की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां से सामान लगभग 8 से 10 लाख का चोरी हुआ है। शमसुल हसन की फैक्ट्री जो कि परसोन इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है, एक स्क्रैप की फैक्ट्री है। इसमें यहाँ के चौकीदार को बंधक बनाकर स्क्रैप माल की चोरी हुई है। इस पर मैं और थाना प्रभारी मैं फोर्स की जांच की है, मौके पर आए हैं। यहाँ के जो मालिक ने पहले 50 लाख की चोरी की बात बताई थी, अब ये मौके पर बता रहे हैं कि ये माल जो है 8 से 10 लाख का है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच की। जांच के बाद पता चला कि लगभग 8 से 10 लाख का माल लूट में गया है। 3 आदमी था अंदर जी। अब बाहर में का मालूम कितना था कितना नहीं मालूम ना हमको है। क्या क्या लेके गए? तांबा पीतल। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? हम यहाँ बैठा था, यहाँ बारिश होने लगा वो बेरा जी। बारिश होने लगा, हम पेशाब करने लगा यहाँ। पहले 3 आदमी आके हमको पकड़ लिया, पकड़ के बांध दिया यहाँ। बांध दिया, बांध देने के बाद में ताला तोड़ के हमको उसी में बंद कर दिया लो। ताला तोड़ के उसी में बंद कर दिया लो। बंद करके बाद में कुंडी लगा दिया लो। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि जो माल लूट में गया है उसका बीमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल शामिल हुए। यहां करीब 350 छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रोत्साहन है जो वर्ष भर मेहनत करते हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि निरंतर लगन से मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। केंद्र और प्रदेश सरकार भी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, चरैवेति चरैवेति, छोटा सा शब्द है, चलते रहो चलते रहो। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कुछ कहा। हमको उत्साही बनना है, हमको चलना है। कई बार आपको गिरने का मौका मिलेगा, गिर गए आप तो प्रतिभावादी छात्र जी को यहाँ बुलाया। आप कई सारे छात्र आपके साथी ऐसे होंगे जिनके बढ़िया मार्क्स नहीं आए। हो सकता है पहले की कक्षाओं में आपके नंबर 6 आए। हो सकता है आने वाली कक्षाओं में जब आप बड़े हो जाओगे और आगे पढ़ोगे आपके नंबर ज़्यादा ना आए या आप टॉपर ना बन पाए। तो नो, रुकना नहीं है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। छात्रों को तकनीकी शिक्षा जोड़ने के लिए उन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट दिए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। हर वंचित छात्र को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार कई अभियान चला रही है। संगठन का बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को सम्मानित करने का यह प्रयास सराहनीय है। परिषद द्वारा करीब 350 छात्रों, नेशनल व स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पदक जीतने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए।
ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। रक्षाबंधन और तीज जैसे त्योहारों को देखते हुए गाज़ियाबाद में ग्रेस 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पनाश ग्रुप कर रहा है। इसमें महिला डिज़ाइनर अपने ड्रेस और आभूषणों की स्टॉल लगाएंगी, साथ ही कई तरह की प्रतियोगिता भी होगी। रक्षाबंधन और तीज जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पनाश ग्रुप द्वारा ग्रेस 2023 थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी वोल्का पैलेस में लगेगी। इसकी जानकारी पनाश ग्रुप की श्वेता शर्मा शुभांगी अग्रवाल ने बताया कि 7 वर्षों से उनका ग्रुप इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। एग्जीबिशन का मेन लक्ष्य है राखी और तीज को ध्यान में रख के लिया गया और उसी के अनुसार ही सारे डिजाइनर्स को सिलेक्ट करके यहाँ बुलाया गया, जिससे कि गाज़ियाबाद के लोगों को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिले शॉपिंग के लिए। और इसमें अलग अलग डिज़ाइनर्स जैसे गुलबानो, कृष्णा क्रिएशन, ओरनी स्टूडियो, MP जूल्स, शिवांश, ये आपके आभूषण की यहाँ रियल ज्वेलरी की यहाँ पर एक है शिवांश डायमंड्स करके, वो सुप्रिया गुप्ता कुट्यूर, इस तरीके से काफ़ी लोग आ रहे हैं। गाज़ियाबाद के भी कुछ महिलाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपना स्टॉल लगा रही हैं। गाज़ियाबाद में पहली बार इसका आयोजन होगा। इस प्रदर्शनी की विशेष बात यह है कि इसमें स्टॉल अधिकतर महिलाओं द्वारा लगाई जाएंगी। महिला डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए ड्रेस और आभूषणों की प्रदर्शनी यहाँ होगी। जो महिलाएं घर में रहकर ड्रेस तैयार करती हैं, हैंडीक्राफ्ट और आभूषण तैयार करती हैं, उनके लिए बड़ा मंच है। विशेष तौर पर ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। केवल एक दिवसीय प्रदर्शनी है, केवल 1 डे शो है और ये वोल्का पैलेस में ही लगेगा हमेशा। हम आगे इस प्रदर्शनी में गाज़ियाबाद से 10 महिला डिजाइनर के अलावा आगरा, दिल्ली, जयपुर, सूरत, चंडीगढ़, लुधियाना जैसे शहरों से भी महिलाएं आएंगी। एक ही छत के नीचे आकर्षक ड्रेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुटवियर, घरेलू उत्पाद के सामान खरीदारों को मिल सकेंगे। एक दिवसीय प्रदर्शनी में महिलाएं अपने बजट के अनुसार फैशनेबल चीज़ों की खरीदारी कर सकेंगी। यहाँ हर घंटे के दौरान एक लक्की ड्रॉ भी निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। कांवड़ियों की सुविधा के लिए एक शिविर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी ने किया। ये शिविर पिछले 37 वर्षों से लगातार लगाया जा रहा है। इस शिविर में कांवड़ यात्रियों की सुविधा और ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा जाता है। कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए 37वां विशाल कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया। इस शिविर का आयोजन धर्मार्थ सेवा समिति गाज़ियाबाद करती है। दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी ने इस शिविर का उद्घाटन किया। कांवड़ शिविर के उद्घाटन अवसर पर महंत नारायण गिरी के साथ महंत गिरीशानंद गिरी, त्योराज उपाध्याय, नित्यानंद, रोहित शुक्ला, धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। यहाँ मुख्य रूप से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, सुशांत गोयल, रविंद्र गर्ग, रामाश्रय शर्मा, जो नगर पालिका मोदनगर के पूर्व चेयरमैन हैं, ये सब लोग मौजूद रहे। ये संस्था लगातार 37 वर्ष से कांवड़ सेवा शिविर लगाती आ रही है, जिसमें कांवड़ यात्रियों की सुविधा और ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होती है। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की सेवियर सोसाइटी में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो को देखकर पुलिस सक्रिय हुई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। क्रॉसिंग रिपब्लिक अंतर्गत सेवियर सोसाइटी के रेजिडेंट्स के बीच मारपीट एवं धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 6-7 जुलाई 2023 की रात्रि की है। इस संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। भारत की राजनीति में एक ऐसे शख्स का भी नाम है जिसे लोग युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। उनका निधन आज ही हुआ था कि आज उनकी पुण्यतिथि देश ने मनाई है। चंद्रशेखर के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जिन्हें लोग आज भी सुनना और सुनाना पसंद करते हैं। बलिया के इब्राहिम पट्टी में 17 अप्रैल 1927 को उनका जन्म हुआ था
और 8 जुलाई 2007 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वे पहले ऐसे नेता थे भारत की राजनीति में जिन्हें सीधे प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्रशेखर अंतिम बार 2006 में अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे थे, बलिया में। बलिया के लोग आज भी उनके उस अंतिम यात्रा को याद करके जो बलिया की थी भावुक हो जाते हैं। दरअसल बात 10 अक्टूबर 2006 की है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आखिरी बार बलिया पहुंचे थे। उन्हें बलिया की मिट्टी से बहुत लगाव था और इसका उदाहरण उनकी यह अंतिम यात्रा भी थी। बीमार होने के बाद भी उन्होंने दिल्ली से बलिया जाने का मन बनाया। स्टेशन परिसर भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। 2 घंटे के इंतजार के बाद स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन स्टेशन पहुंची। हजारों लोगों की भीड़ उस डिब्बे की ओर बढ़ चढ़ी जिसमें चंद्रशेखर मौजूद थे। चंद्रशेखर बीमार थे, बहुत धीरे धीरे चलकर ट्रेन के डब्बे के गेट तक आए और भीड़ को देखकर वो इतने भावुक हो गए कि फपक फपक कर रो पड़े। कुछ देर के लिए पूरी भीड़ शांत थी। अजीब सा सन्नाटा वहाँ पैदा हो गया था। सबकी आंखें नम थीं। वे एक ऐसा नेता थे जिन्होंने युवा साथियों के माध्यम से देश को समाजवादी दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। देश को उबारने के लिहाज से जयनारायण के साथ आकर खड़े हो गए। इसकी कीमत उन्हें जेल में नज़रबंदी के रूप में चुकानी पड़ी, लेकिन वो कभी झुके नहीं। समाजवाद के प्रति उनकी धारणा ऐसी घटनाओं के बाद लगातार बढ़ती रही। दरअसल प्रधानमंत्री कैसे बने चंद्रशेखर, इसकी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन राजीव गांधी कांग्रेस पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगने के बाद 1989 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और जनता दल की सरकार बनी। 1 वर्ष के बाद ही भाजपा के समर्थन वापस लेने के कारण वीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। उनकी पार्टी के 64 सांसद अलग हो गए। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 3 महीने बाद ही कांग्रेस ने राजीव गांधी की जासूसी कराने के आरोप में चंद्रशेखर की पार्टी से समर्थन वापस ले लिया। आदर्शवादी नेता के रूप में पहचान बनाने के बाद चंद्रशेखर को 21 जून 1991 को इस्तीफा देना पड़ा था। आज एक और महान पुरुष, महान शख्सियत, जाबाज सैनिक को याद करने का दिन है। ये बात कारगिल युद्ध की है। जब भी हम लोग कारगिल युद्ध को याद करते हैं या कारगिल युद्ध से संबंधित कोई बात करते हैं तो अनेक जाबाज सैनिक हमारी स्मृति में आ जाते हैं। ऐसा ही एक नौजवान साथी हमारा था, जाबाज बहादुर, भारत माँ का लाल, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें उनके दोस्त आज भी शेर शाह के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। कैप्टन शहीद बत्रा की आज 24वीं पुण्यतिथि है। 1999 में पालमपुर के वीर सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा ने वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय दुश्मन विक्रम बत्रा के नाम से कांपते थे। 14 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिले के पालमपुर के घुगर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी सैन्य टुकड़ी शेर शाह के नाम से जानी जाती थी। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व प्रदर्शन को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। आज भी युवा जब विक्रम बत्रा की वीरता के किस्से सुनते हैं तो हर युवा का मन करता है कि वह भी अपने देश की सेना के सेवा के लिए इसी तरह सेना में भर्ती हो जाए और यही काम करें। कारगिल युद्ध की सबसे मुश्किल चुनौतियों में शुमार पॉइंट 4875 पर मोर्चा संभालना लोहे के चने चबाने जैसा था। ऊपर चढ़ने के लिए बहुत पतला रास्ता था और ऊपर जो दुश्मन बैठा हुआ था वो भारतीय सैनिकों को साफ देख सकता था और वो उसके टारगेट पर रहते थे। इन सब मुश्किलों के बाद भी कैप्टन विक्रम बत्रा के कदमों को दुश्मन रोक नहीं पाया। बिजली की गति से दुश्मन के मोर्चे पर धावा बोलकर कैप्टन विक्रम बत्रा ने पहले हैंड टू हैंड फाइट की। उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से दुश्मन के 5 सैनिकों को मार गिराया। इस दौरान गहरे जख्म मिलने के बाद भी कैप्टन बत्रा नहीं रुके। वो क्रॉलिंग करते हुए दुश्मन के करीब पहुंचे। हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए पोजीशन को क्लियर कर लिया। टीम का नेतृत्व कर रहे विक्रम बत्रा ने अपनी पूरी टीम में ताकत झोंक दी, लड़ने का जुनून भर दिया।
जब जख्मी विक्रम बत्रा को उनके सूबेदार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, तब कैप्टन बत्रा ने उनसे कहा था कि तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम वापस लौट जाओ। इसके बाद ही दुश्मन की गोली विक्रम बत्रा को लगी और वो शहीद हो गए। बाद में उनकी टीम ने पॉइंट 4875 को वापस कब्जे में ले लिया। आज भी इस पॉइंट को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर बत्रा की टीम ने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। इस चोटी से बत्रा ने रेडियो पर संदेश दिया कि ये दिल मांगे मोर। इस ऑपरेशन के दौरान बत्रा को शेर शाह कोड नाम दिया गया था, तभी से उनके दोस्त उन्हें शेर शाह पुकारते हैं। पाकिस्तान से गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा में आकर रहने वाली सीमा हैदर, उसके पबजी पार्टनर और प्रेमी सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जेवर सिविल कोर्ट के जूनियर डिवीजन न्यायाधीश ने देश ना छोड़ने की शर्त पर तीनों को जमानत दी है। तीनों के वकील ने बताया कि मार्च में सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी। पाकिस्तान के कराची निवासी सीमा हैदर और रबुपुरा के सचिन मीणा के बीच पबजी खेलने के दौरान जान पहचान हुई थी। वीडियो कॉलिंग के जरिए इनकी नज़दीकियां बढ़ गईं। 13 मई को सीमा पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से भारत आ गई। 4 बच्चों साथ रबुपुरा पहुंची। सीमा अंबेडकर नगर में किराए का मकान लेकर सचिन के साथ रहने लगी थी। मामले की भनक पुलिस को लगते ही सीमा अपने 4 बच्चों और सचिन के साथ फरार हो गई। पुलिस टीम ने सभी को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था। सचिन, उसके पिता नेत्रपाल और सीमा को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उनको जेल भेज दिया था। न्यायालय ने बच्चों की कम आयु होने के कारण उनकी मां के साथ बच्चों को भेज दिया था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वकील का कहना है कि 4 बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया गया। इसके बाद न्यायालय ने जमानत दे दी। दरअसल सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए थे। बताया गया कि ये आधार कार्ड फर्जी थे। इन आधार कार्ड में एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। पुलिस इस धोखाधड़ी की धारा इस मामले में लगाना चाहती थी। मामले में दंडिक प्रावधान न होने के कारण पासपोर्ट एक्ट की धारा 3, 4, 5 भी हटा ली गई थी। सीमा और सचिन के वकील बताते हैं कि न्यायालय ने सीमा हैदर को वर्तमान पता नहीं बदलने का आदेश दिया है। सीमा का वर्तमान पता जमानत याचिका में सचिन का रबुपुरा स्थित घर लिखा गया है। इसीलिए जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता, सीमा को रबुपुरा में सचिन के घर पर ही रहना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत से लोगों की नजर लगी है। लोग इस प्रेम कहानी का परिणाम जानने के इच्छुक हैं। ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ट्रेनों में सफ़र करने वालों को सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास अनुभूति विस्टाडोम कोच वाले किराए में 25% तक की कमी की जा रही है। रेलवे कहता है कि किराए में कमी ट्रेनों में सीट भरने के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा किराया परिवहन के प्रतिस्पर्धा साधनों पर भी निर्भर करेगा, कंपटीशन पर निर्भर करेगा। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो किराया कम हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने रेलवे के विभिन्न जोन में उन ट्रेनों में रियायत देने का फैसला किया है या शुरू जो होगी प्रक्रिया रियायत देने की उनमें होगी जिनमें 30 दिन के अंदर 50% से कम सीट भरी होंगी। किराए की कमी की आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी। भारतीय रेलवे कम यात्रियों वाली कम दूरी की वंदे भारत ट्रेन की किराए की समीक्षा कर रहा था ताकि कीमतें कम करके लोगों को आराम दिया जा सके। रेलवे बोर्ड कहता है कि किराए में अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी आदि ये सब पहले की तरह ही वसूले जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने कहा कि ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि पहले से बुक किए गए यात्रियों के किराया वापसी नहीं होगी। सौरव गांगुली को हम दादा के नाम से जानते हैं, महाराज के नाम से जानते हैं, द बंगाल टाइगर कहते हैं, प्रिंस ऑफ कोलकाता कहते हैं। आज उनका भी जन्मदिन है। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय टीम में सबसे ज़्यादा युवाओं को और ख़ासकर छोटे शहरों के लड़कों को मौका दिया।
उनके साथ जिन खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था उन्होंने बाद में 2007 में T20 विश्व कप जीता, 2011 का वनडे विश्व कप जीता। गांगुली के माता पिता उनको प्यार से महाराज कहते थे और यही नाम बाद में मशहूर हुआ। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर जेफरी बॉयकॉट ने उनको प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा था। बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांगुली को पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने संचालक निदेशक बनाया था। गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2002 की संयुक्त विजेता बनी थी। इंग्लैंड में नेस्ट वेस्ट ट्रॉफी में भारत चैंपियन बना था। 2003 के विश्व कप के फाइनल में उन्होंने टीम को पहुंचाया था, तब खिताब जीतने का सपना पूरा नहीं हुआ। 2004 में उनकी कप्तानी में टीम पाकिस्तान गई और वनडे सीरीज जीती। कुछ रिकॉर्ड जो सौरभ के नाम है, दादा के नाम है, वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सौरभ गांगुली ने अपने कप्तान रहते के समय में वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान और महेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया जो आगे चलकर महान क्रिकेटर बने। उनके नाम जो रिकॉर्ड हैं वो देख लीजिए। सौरभ गांगुली उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने वनडे में 10,000 रन, 100 विकेट और 100 कैच लिए हैं। गांगुली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर 117 रन उनका रिकॉर्ड है। उन्होंने 2000 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 117 रन बनाए थे। सौरभ गांगुली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम वनडे में लगातार 4 मैन ऑफ द मैच रिकॉर्ड हैं। गांगुली को टेस्ट में बेहतरीन कप्तान के रूप में गिना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने विदेशों में 28 में से 11 टेस्ट जीते थे। इन गांगुली के इस रिकॉर्ड को बाद में विराट कोहली ने तोड़ा था। गांगुली वनडे में सबसे ज़्यादा रन 11,363 बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इनका इस लिस्ट में 9वां स्थान है। भारतीयों में वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। सौरभ गांगुली के नाम वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। गांगुली ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास के तमाम शहरों की खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको कैसी लगी। नमस्कार।